हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस को करना है। हमने लास्ट सेशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझे थे। इस सेशन में उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक विद एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू, देन टॉपिक, देन एमसीक्यू। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक के बारे में अवेयरनेस भी मिलके आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर पाओगे। आपको ये अलग से एमसीक्यू के लिए परेशान होने की नीड नहीं होगी, ठीक है। हमारी ऐप आप लोगों को बहुत हेल्प कर रही है। एक बैच चल रहा है हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। एक एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है जिसको मैंने करवाया है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी को कवर किया है। और एक एसएससी पॉलिटी का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों ने पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे, उन सब टॉपिक्स की कवरेज के साथ ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ये कंप्लीट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, 10% का ऑफ चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं कि डीपीएसपी से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न जो है पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। PYQ भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। पहला सवाल आप लोग क्या देख रहे हो, बहुत ही बेसिक, जो मैं हर बार कहती हूँ आपको कि भाई आपको हर टॉपिक का पार्ट, हर टॉपिक का सोर्स और हर टॉपिक का आर्टिकल पता होना चाहिए। तो इसलिए यही पूछ लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, डीपीएसपी जो है, वो कौन से पार्ट से बिलोंग करता है। डीपीएसपी कौन से पार्ट से बिलोंग करता है। अब देखो, हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स किए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 के अंदर क्या है, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है। पार्ट 2 किसको बताता है, सिटीजनशिप को बताता है। पार्ट 3 किसको बताता है, फंडामेंटल राइट्स को बताता है। और पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी को बताता है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो पार्ट 4A भी मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। और पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यूनियन एग्जीक्यूटिव को बताता है, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं हमें आगे करते जाने हैं। पार्ट 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बिलोंग करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 4, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल्स, कौन से अनुच्छेद में बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल्स में डीपीएसपी आता है। आर्टिकल 35 टू 51, 35 टू 50, 36 टू 51 और 36 टू 50। आपको पता है 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और 36 टू 51 जो है वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 टू 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। आपने डीपीएसपी के प्रिंसिपल कौन से देश से बोरो किए हैं। द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब सभी को इस बात का पता है कि जो डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड से लिए है, ठीक है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं, स्पेन से लिए हैं। पर हमने कहाँ से लिए हैं, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय BR अम्बेडकर। कौन सा सेक्शन ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, BR अम्बेडकर जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉवेल फीचर मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मानते हैं भारतीय संविधान का। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों है। BR अम्बेडकर ज्यादा स्ट्रेस फंडामेंटल राइट्स पर देते हैं। और जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन, वो ज्यादा स्ट्रेस डीपीएसपी पर देते हैं। लेकिन दोनों ही जन, BR अम्बेडकर भी और ग्रैनविल ऑस्टिन भी, दोनों ही क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान की जो बिल्कुल बेसिक चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या आंसर मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। BR अम्बेडकर इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और ग्रैनविल ऑस्टिन इस पे, पर दोनों लोग दोनों को ही इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से भाग को आप सोल कहोगे। वैसे तो देखो इसका आंसर प्रियम्बल होना चाहिए, ठीक है, प्रियम्बल होना चाहिए, यस, बिकॉज ऊपर मेंशन नहीं किया गया कि
मेंशन नहीं किया गया कि B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कौन है सोल, ग्रैनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कौन है, ठीक है, हिदायतुल्लाह के अकॉर्डिंग किसको सोल कहा जा रहा है। उसने सिंपल पूछा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर प्रियम्बल आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन यूपी PCS के अंदर पूछा गया है और वहां पे इसका आंसर जो है फंडामेंटल राइट्स और DPSP माना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं प्रियम्बल लगा के आती, ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो बोर्ड है उसने ये जो आंसर माना था, यूपी बोर्ड ने जो आंसर माना था वो फंडामेंटल राइट्स और DPSP माना था। तो इसका आंसर ए जो लगा रहा है या डी जो लगा रहा है, दोनों ही सही पाएंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एज पर ग्रैनविल ऑस्टिन, अब उसने बता दिया कि ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार किस भाग को कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने DPSP और फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही ये कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा है, ये संविधान की अंतरात्मा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कौन से भाग को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जब मैंने आपको DPSP कराया, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, किनको, गवर्नर और वायसरायज को, कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो उसी तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपको अपने लोगों के लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसी और ये इक्वालिटी के लिए पॉलिसी लानी चाहिए। तो ये भी एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा एक एम DPSP का नहीं है। उसने नॉट पूछा है, नॉट द एम, DPSP का एक उद्देश्य क्या नहीं है। वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल ये है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी भी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल राइट का एम है, DPSP का नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। DPSP का एम इकोनॉमिक, सोशल पॉलिसी या सोशल डेमोक्रेसी लाना और साथ में इक्वालिटी को और वेलफेयर को प्रमोट करना है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। अब आपको पता है जो DPSP है वो 3 तरीके के हैं। एक होते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी, एक होते हैं गांधीयन यानी गांधीवादी, और एक होते हैं कौन से, सोशलिस्ट गांधीवादी, और एक कौन से होते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक वाले, ठीक है, बौद्धिक वाले। अब वो ये क्या पूछ रहा है, वो ऐसा पूछ रहा है इनमें से कौन सोशलिस्ट नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट। आर्टिकल 38 बिल्कुल सोशलिस्ट है, इक्वल वर्क इक्वल वेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सॉरी, आर्टिकल 38 इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव बताता है DPSP का। 39 में इक्वल वर्क इक्वल वेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ये बात है। आर्टिकल 40 में पंचायत की बात है, पंचायत की बात है, ठीक है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये सब बातें हैं। तो आर्टिकल 40 में पंचायत की बात है, और ये पंचायत यानी ग्राम स्वराज का मॉडल किसने दिया था, ग्राम स्वराज का मॉडल गांधी जी ने दिया था। और आर्टिकल 40 जो है वो एक गांधीयन DPSP है, वो सोशलिस्ट नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 40, ठीक है, आंसर आ गया आर्टिकल 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 ये लोगों का पार्टिसिपेशन अपनी मैनेजमेंट में, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह की बात करता है। तो गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, ये गांधीयन है। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया था, ये भी गांधीयन है। आर्टिकल 48 एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो ये पशु हत्या है, जीव हत्या, इनको बंद करने की बातें, तो गांधी जी भी यही सब अहिंसा की बातें करते थे, ये भी गांधीयन है। लेकिन जो आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, और ये जो है वो एक लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी, यानी कि ये गांधीयन पे बेस्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है। फिर से उसने नहीं पूछ लिया, कौन सा ऐसा है जो लिबरल इंटेलेक्चुअल नहीं है। आर्टिकल 48, 49, 50, 47। अभी देखो पीछे हमने पढ़ा है कि जो 48 है वो एक गांधीयन प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि जो आर्टिकल 48 है वही एक गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है। 47 में क्या है, आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है,
ठीक है, ताकि आप लोग जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह है वो ना पियो। 49 में क्या है, आपको अपने नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना है। और आर्टिकल 50 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये बातें होती है। तो आर्टिकल 48 जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो क्या है, वो गांधीयन प्रिंसिपल पे इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल हैज प्रोविजंस टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अपने बच्चों का, और ना केवल चिल्ड्रन बल्कि वर्कर्स और लेबर्स के भी हेल्दी होने की, हेल्दी डेवलपमेंट की बातें करता है। तो आर्टिकल 39 के अंदर ये बातें लिखी हुई है कि आपको अपने चिल्ड्रंस का, लेबर का, वर्कर के हेल्दी डेवलपमेंट आपको करना है। 39A जो है, 39A फ्री लीगल एड टू पुअर की बात करता है। 43A जो है वो वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करता है। 48A जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 39। ये सब मैंने आपको याद करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 39A ये जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। और क्या किया गया था, जो 39A आर्टिकल है, ये कहा गया था कि फ्री लीगल एड मिलेगा, यानी मुफ्त का वकील मिलेगा आपको आपके सिविल केसेस के अंदर, अगर आप इतने इनेबल नहीं हो कि आप अपनी तरफ से वकील कर सको। आर्टिकल 22 भी आपको लॉयर करने की ताकत देता है, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस की बातें करता है। बट आर्टिकल 39A सिविल केसेस की बातें करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड टू पुअर की बातें करता है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। ये सब आर्टिकल्स मैंने आपको याद करवाए थे ट्रिक से। तो 43, जिसको नहीं पता ना, एक बार पीछे जाओ, पिछली वीडियो में जाओ, पिछले वाला सेशन देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या बातें करता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है, ये कौन से आर्टिकल में है, ये 43A में है। 43A के अंदर ये बातें हैं। 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल 39 इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, 48A अपना एग्रीकल्चर का, ठीक है, और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने की बातें करता है, और 43A वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बातें करता है कि आप लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। सेफगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अभी अभी बताया मैंने, जो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप इसको प्रोटेक्ट करोगे, ये बात जो है आर्टिकल 48A में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 48A में। बहुत बार बताया है, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन विच आर्टिकल हैज बीन अमेंडेड, कौन से आर्टिकल को अमेंड किया, बदला गया, संशोधन किया, और उसके अंदर ये डाला कि आप अपनी इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करोगे, इनकम की इनइक्वालिटी को, स्टेटस की, फैसिलिटीज की जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उनको कम करोगे। तो हमने आर्टिकल 38 में ये बात पढ़ी थी। आर्टिकल 38 के अंदर सब सेक्शन 2 डाला था। 38 सब सेक्शन 1 तो ये कहता है कि जितने भी डीपीएसपी बनेंगे उनका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होना चाहिए, आपको लोगों का वेलफेयर करना है, उनका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होना चाहिए। और आर्टिकल 38 सब क्लोज 2 ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, जिसमें यह कहा था कि जो भी इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, फैसिलिटीज इनइक्वालिटी है, उन सब इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 38 जो है उसके अंदर हम लोगों ने चेंजेस किए थे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच आर्टिकल हैड अमेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 फॉर कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। कौन से आर्टिकल में हमने संशोधन किया था, कौन से आर्टिकल में बदलाव किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कंपल्सरी बनाने के लिए। तो देखो, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है, इससे हम लोगों ने आर्टिकल 45 में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, और हम लोगों ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की है। ये 3 अमेंडमेंट जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होते हैं। तो यहाँ इन तीनों में से क्या दिख रहा है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल हटा के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया था कि इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 45।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसको हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से अमेंड किया और जिसके अंदर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग को शामिल किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग को शामिल किया। 38A, 39A, 43B, 48A। अभी हमने देखा 39A तो फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। 38A जो है वो कुछ है ही नहीं, वो इनइक्वालिटी वाली बातें आ गई थी। 43B जो है वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें करता है कि हमको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी चाहिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। और 48A जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 43B। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 43B। ये याद करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कौन सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है जिसमें यह कहा गया कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्फ्लिक्ट होगा। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे? कौन से में ऐसी ये बात कही थी? तो ये केस था चंपाकन दोराई राजन केस। चंपाकन दोराई राजन 1951 का केस। इस केस के अंदर ये चंपाकन दोराई राजन एक लड़की है, ठीक है। अब आर्टिकल 46 की लड़ाई हो गई थी आर्टिकल 15 से। यहां पे आर्टिकल 46 में क्या लिखा गया है कि एससी, एसटी और वीकर सेक्शन के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए। अब हुआ क्या? चंपाकन दोराई राजन एक मेडिकल स्टूडेंट है मद्रास में, और जब ये एडमिशन लेने जाती है तो वो कहते हैं सारी सीट फिल हो चुकी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन आपकी सीटें जो है वो फिल हो चुकी है। तो उन्होंने कहा सीटें तो रखी है। तो कॉलेज वाले क्या कहते हैं? ये मैम रिजर्व्ड सीट है। तब तक रिजर्वेशन के लिए कोई आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट में नहीं बना था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये तो रिजर्व्ड है। तो अब वो लड़की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि सीटें खाली होने के बाद भी मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा, और मेरे साथ एक गर्ल के साथ, मतलब सेक्स के आधार पे, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे मेरे से भेदभाव किया जा रहा है। तो अब लड़ाई हो गई आर्टिकल 15 की और आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 की लड़ाई हो गई कि स्टेट भी अपनी जगह सही है कि तुमने कहा था एससी एसटी के लिए बनाना है तो हमने सीटें रिजर्व कर दी, और आर्टिकल 15 कह रहा है भाई आप सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अब किसकी बात माने? दोनों ही अपनी जगह सही है। तो फाइनली होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था जब कभी भी ऐसी कभी आफत आएगी तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करो, आर्टिकल 15 को प्रिवेल करो। तो वो लड़की जीत गई थी, उसको एडमिशन मिला। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तौहीन हो रही है कि तुम्हारे कहने के बाद हमने ये काम किया आर्टिकल 46 की मान के और तुमने हमें ही हरा दिया। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 शामिल किया गया था जिसमें लिखा गया कि एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। तब जाके ये एक फंडामेंटल राइट भी बन गया था। तो ये चंपाकन दोराई राजन केस था 1951 का, जिसमें ये कहा जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल मानेंगे। फिर कहता है कि कौन सी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऐसी थी जिसमें ऐसा कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है, पवित्र है, इनको कोई बदल नहीं सकता। किसमें कहा था फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते? चंपाकन दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस या मिनर्वा बिल केस? ये केस था गोलकनाथ केस 1967 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप बदल नहीं सकते, वो पवित्र हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। बाद में केशवानंद भारती केस में कहा बदल तो सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैलेंस बना के रखता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो ये बात थी मिनर्वा मिल केस की। मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हमेशा एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? विलेज पंचायतों की बातें कहाँ थी? याद करो 39 में कहा इक्वल वर्क इक्वल वेज दो, नहीं तो पंचायत करेंगे। 40 में हमने कहा पंचायतें करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात आर्टिकल 40 में है, ठीक है। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो हमने देखा था
कि जो आर्टिकल 51 है, जो आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है। वो कहता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रीटी होती है उसका रिस्पेक्ट करना है, म्यूचुअल हार्मनी रखनी है और बाकी देशों के साथ गुड रिलेशंस बना के रखने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आर्टिकल 51। ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। मैंने कहा था 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया शांति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है, एक मिनट मैं देख लूं, आप लोगों का क्वेश्चन भी मैं सोल्व ना करा दूं। ओके, नेक्स्ट वाला आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बताना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्वेश्चन भी देखो यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी may be classified into which of the council's following parts for the sake of convenient study। कन्वीनियंट स्टडी के लिए, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए डीपीएसपी को किन किन पार्ट्स में बांटा गया है? सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन या ये सभी? 3 कैटेगरी बनाई है डीपीएसपी की, तीनों यही है जो बताया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये भी यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको बताना है। Which of the following article was inserted by the 42nd Amendment Act 1976 for the participation of workers in management? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो बताता है कि जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आपने वो ऐड किया है। क्या आंसर आएगा? आपको बताना है। आर्टिकल 38, 39A, 45 या 43A। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि हमने बार बार इसको प्रैक्टिस किया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।